इतने रोने हंसने खेलने तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इसके साथ तो आप पैसा भी बना रहे हैं ना, वो कहाँ से आएगा? रोना भी आपकी पार्ट ऑफ जर्नी है एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर जर्नी में ऐसे टाइम आते हैं जहाँ आपको बड़े रोने निकलते हैं, आपको अंदर से बड़ा दुख होता है, आप टूट जाते हैं। बाहर जाने में कौन सा मुश्किल तरीन वक्त था? वहाँ पर जो मुझे पहली जॉब मिली वो मिली एक साइकिलों की दुकान में। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा जी ये साइकिलें साफ़ करनी है आपने। हाँ। मैंने कहा ठीक है। शुक्र करें साइकिलें साफ करनी थी, पंक्चर नहीं लगवाएगा। मेल में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खाली आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे क्यों जा रहे हैं? मेरा इस पे जो है अपना थोड़ा सा मतलब इमोशनल कह लें, और मेरी अपनी जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है इस इमोशनल चीज़ आपने बता दिया, मैं कहा शायद कोई पर्सनल बाइसनेस है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज जो है वो हमारे साथ बड़े इम्पोर्टेंट हमारे मेहमान मौजूद हैं और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग टॉक्स विद मुनीब। इस प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को लेके आएँ जिनकी ज़िंदगी से हमें इंस्पायरेशंस मिल सके, जिनकी ज़िंदगी से हमें होप मिल सके, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कोई ऐसा मुफीद मशवरा मिल सके कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो यूके बेस्ड इन्वेस्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और बहुत अहम कारोबारी शख्सियत है। कामरान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक है। कामरान साहब, मेरे सवाल जो है वो बड़े सादा से होते हैं और मेरे शो का जो फॉर्मेट है वो पर्सनालिटी बेस्ड है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कामरान एजाज है कौन? कामरान एजाज, मेरा ख्याल है हर शख्सियत जो है ना वो अपने अंदर वो तो यही समझता है कि जब मैं पैदा हुआ था बचपन में तो बच्चा ही हूँ। अब मैं भी एक ऐसा ही बच्चा हूँ जो 3 काम करता है। ठीक है। सोता है, रोता है और हंसता है और खेलता है। ठीक है। तो यही है मेरी शख्सियत भी। नहीं, इतने रोने हंसने खेलने तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इसके साथ तो आप पैसा भी बना रहे हैं ना, वो कहाँ से आएगा? रोने से पैसा तो नहीं बनता, हंसने से पैसा नहीं बनता, तो इसका कोई हल बताइए, ये क्या कहाँ से आएगा? नहीं, रोना भी आपकी पार्ट ऑफ जर्नी है एक्चुअली। आप अगर रोएंगे नहीं, आप फेल नहीं होंगे, आप अपने आप को चैलेंजेस नहीं देंगे तो आप रोएंगे नहीं। और रोना आपने अंदर से रोना होता है, मतलब मर्द जब आप बड़े हो जाते हैं तो जारी बात है, आप उस तरह खुल खुल के सबके सामने नहीं रो सकते। सही। लेकिन इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में ऐसे टाइम आते हैं जहाँ आपको बड़े रोने निकलते हैं, आपको अंदर से बड़ा दुख होता है, आप टूट जाते हैं। तो बच्चा जाहिर बात है वो कोई खिलौना ना मिले तो उस वजह से वो परेशान हो जाता है, रोता है, जो जलाता है, लेकिन वो अपना इजहार कर सकता है। तो हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं इजहार कर सकते, लेकिन हमारे भी आते हैं ऐसे मोमेंट्स जहाँ हम बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। तो कहाँ से शुरू किया आपने इस लाइफ की जर्नी? ज़रा स्टार्ट से बताइए ना, कहाँ से शुरू किया आपने? स्टार्ट मेरा है अमीन पार्क से। मैं पैदा हुआ था अमीन पार्क में, यहाँ लाहौर में एक इलाका है क्रीम पार्क के साथ। तो बस वहाँ पैदा हुआ और स्कूल जाता था, एक अल फुरकान स्कूल था, वहाँ पर मैं 5th क्लास तक पढ़ा। खुशकिस्मती से मुझे ज़िंदगी में 4 टीचरों ने टोटल पढ़ाया है। मतलब जो मेरी टीचर थी जिन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में शुरू किया, जी जी। शी वेंट विद अस अंटिल 5th, सो हर नेम वाज मैडम कौसर। अच्छा तो अच्छा। शी वाज़ क्वाइट नाइस लेडी। उन्होंने 5 साल हमें पढ़ाया और उसके बाद मैं जिस हाई स्कूल में गया तो वहाँ से मैंने 3 साल एक टीचर से पढ़ा, सारे इकराम साहब थे हमारे, और उसके बाद भट्टी साहब थे। ठीक है। तो ये टोटल 3 एक्चुअली टीचरों ने मेरे थ्रू आउट पीरियड में मुझे पढ़ाया पढ़ाया। स्कूल में। सही हाँ। है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या किया, कैसे आगे बढ़े, वो थोड़ा बताइए। फिर मैं अपना सिविल लाइन कॉलेज में चला गया, मुस्लिम जो यहाँ लाहौर में सिविल लाइन कॉलेज, वहाँ से मैंने एफएससी की प्री इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने बीकॉम किया यहाँ से, एंड फिर मैंने एमकॉम किया पाकिस्तान से, फिर बाहर चला गया। ये तो बड़ी स्टैग्नेंट सी स्टोरी है। हाँ। मतलब हर कोई ये कहता है कि मैं हाँ। इतना पढ़ा फिर मैं बाहर चला गया, तो इतना आसान तो नहीं है ना। वो बताएं ना कि जो मुश्किलात आपको आई हैं वो बताएं। देखिए, जब पाकिस्तान में हम थे तो मुश्किलात तो हर सतह पे थी। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अच्छे स्कूल में जाना, आपके पास फीस होनी चाहिए, माँ बाप की बड़ी डीप पॉकेट्स होनी चाहिए। ठीक है। मेरे वाले साहब एक हम्बल से बिजनेसमैन थे, लाहौर अनारकली के अंदर उनकी शॉप थी। ठीक है। तो इतना कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जो बहुत पावरफुल हो, या कोई हम बड़े कोई जगीरदार लैंडलॉर्ड नहीं थे। उनका एक हम्बल सा बैकग्राउंड था, एक शॉप थी उनकी वहाँ पर। वो भी मेरे दादाजी की थी एक्चुअली, जो उनको अच्छा। पार्टीशन के अंदर वो एक हिंदू के पास काम करते थे। अच्छा तो हिंदू अच्छा। चला गया था तो वो दुकान उनको मिल गई थी। अच्छा, तो वो भी विरासत उनको में वो भी दुकान मिल हाँ, गई। वो दुकान मिल गई थी, तो वो मेरे दादाजी की थी। फिर वो दादाजी से दुकान वाले साहब को ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। तो वो दुकान थी, बस उसी से घर का गुजारा चलता था। और तो मुझे वो इतने कोई अच्छे स्कूलों में नहीं स्कूलिंग करवा सके, विच आई थिंक वाज स्टिल गुड फॉर मी। और मैं तो लोगों को ये एडवाइस भी करता हूँ कि वो एक्चुअली अपने बच्चों की जो स्कूलिंग है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा, जो आजकल इतनी स्पेंडिंग करते हैं और इतना हाँ हाँ परेशान हाँ। होते हैं
कि वो समझते हैं कि यहीं पर वो सारी एनर्जी अपनी वहीं खर्च देते हैं, ठीक है। तो ना खर्चें। तो मैंने बस स्कूलिंग जो पढ़ी है, मेरे स्कूल की चेयर पे फीस थी। अच्छा हाँ जी, चेयर पे फीस थी मुझे मुस्लिम हाई स्कूल की, तो हम उस चेयर वाले स्कूल से अच्छा, पढ़े। मुस्लिम हाई स्कूल, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद आपने कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी की, तो बाहर चले गए। जी। बाहर जाने में कौन सा मुश्किल तरीन वक्त था, कैसे चले गए बाहर? जाहिर बात है जब बाहर कोई जाता है तो उसके पीछे पैसे होते हैं एज ए स्टूडेंट, तो वो इतने पैसे कहाँ से लेके आए थे आप? अच्छा, इसमें ना ये था कि मैंने मैट्रिक से ही ना अपना एक मामूल बना लिया था कि लाहौर में ना बहुत सी एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस या एग्जीबिशंस होती हैं, तो मैं उसमें कंटिन्यूसली मैट्रिक के बाद ही जाना शुरू हो गया था। अच्छा। मतलब मैं अवारी होटल में, पीसी होटल मेरी समझ लें कि हर वीकेंड के ऊपर वहीं पर ही मैं होता था। और मैं एक और मैंने सेकेंडली ये काम शुरू किया, उस ज़माने में ईमेल्स का इतना रवाज नहीं था, तो मैंने लेटर्स लिख लिख के प्रोस्पेक्ट्स बाहर से यूनिवर्सिटी से मंगाने शुरू कर दिए अच्छा। मैट्रिक के बाद ही। तो वो वाह। प्रोस्पेक्ट्स आते थे, मैं खोल के देखता था, उसमें अच्छी अच्छी तस्वीरें होती थी, हाँ हाँ, पिक्चर्स होती बिल्कुल थी, बड़े बिल्कुल बड़े इतने थे, मोटे प्रोस्पेक्ट होते थे वो। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा जो था ना पोस्टमैन, वो इवन तंग आ गया था, वो कहता है यार तेरे इतने बड़े, मैं ये भारे ले गया, दूसरों के इतने लेटर आते हैं, तेरे हाँ, इतने बड़े आते हैं। सही है तो सही है। मैं वो मुसलसल एक अपने ना मैट्रिक के बाद ही इस चीज़ को मैंने थोड़ा फोकस किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है बट रिसोर्सेज का मुझे पता नहीं था तब ठीक है, कि मेरे पास कहाँ से आएंगे या कैसे आएंगे। सही है। लेकिन मैंने उस तरफ काम जो था ना वो स्टार्ट कर दिया हुआ था, हम्म। तो उससे मुझे ये हुआ कि नो हाउ काफ़ी हो गई हुई थी कि मैं मतलब ये कि किस तरह से किन किन चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो पाकिस्तान में एक ही जॉब की है, जो मैंने पेड जॉब की है, सही वो है। मैंने की है पीसी होटल के अंदर अच्छा एज ए परचेज मैनेजर। अच्छा। तो मैं वहाँ पर जब परचेज में था तो हम पीसी में क्योंकि थे, तो पीसी के अंदर भी जो एग्जीबिशन थी वहाँ बहुत ज़्यादा लगती थी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। अच्छा, आप ऑफिस से कई दफ़ा वो एग्जीबिशन पे चले जाते थे? क्योंकि मेरा जो ऑफिस था ना वो बेसिकली ऐसा था कि क्योंकि परचेज वालों को ज़्यादातर बाहर हमने परचेजिंग करनी होती थी, तो हमारा कुछ सेट ऑफिस टाइमिंग नहीं थे। ठीक है। तो हम फ्री होते थे अपने टाइम के अंदर कि हम जब हमें रिक्वेजिशन आती थी कि ये चीज़ें हमें चाहिए, तो हम उन चीज़ों के लिए फिर सोर्सिंग करते थे। ठीक है। तो लिहाजा टाइम होता था वहाँ पर मैं एग्जीबिशन अटेंड करता था, अपने टाइम में भी करता था अटेंड, मतलब ये वीकेंड्स के ऊपर आ जाना ठीक है। अटेंड करनी, तो दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल तो ये थिंग। तो बड़ा ज़बरदस्त था। आपको उस वक्त ये किसने सोच दी कि जी प्रॉस्पेक्टस मंगवाएं और बाहर से फ्री में प्रॉस्पेक्टस भी मिल जाते हैं, और फिर आपने स्कॉलरशिप लेके बाहर गए, कैसे गए? उस ज़माने में ये था कि यहाँ जो आते थे ना यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी आए होते थे अक्सर वहाँ पर, जी। तो वो वहीं बैठ के वैल्यूएशंस करते थे। ठीक है। तो मैं उनसे बैठ के वैल्यूएशंस करवा लिया करता था, चाहे वो मैं उन यूनिवर्सिटी में गया नहीं गया, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने कोई तकरीबन, जो मैंने लास्ट लेटर फेंके तो मेरी बेगम ने मुझे बताया कि 300 यूनिवर्सिटियों के ऑफर लेटर थे आपके पास जो मैंने फेंके हैं। 300 300 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के, यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूके की? ना पूरी दुनिया की पूरी थी, दुनिया की की 300 थी। यूनिवर्सिटीज के ऑफर लेटर थे। जी। तो आपने फिर किसको सिलेक्ट किया? फिर मैंने यूके को सिलेक्ट किया, और उसकी वाहिद वजह ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला दिया उसने कहा कि कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं है निचली। अच्छा, 300 में से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने कहा तुम फ्री में आ जाओ, जी और आप चले गए जी, फिर मैंने वो उसको यूके। select किया। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? वॉरविकशायर। विकशायर थे। हाँ जी। अच्छा, उसमें फिर आपको उसने स्कॉलरशिप दे दिया, एजुकेशन फ्री कर दी, जी। लेकिन ट्रैवल में भी आपको कोई रिबेट दिया या ट्रैवल आपको खुद करना था? नहीं, ट्रैवल में उन्होंने मुझे कोई रिबेट नहीं दिया, ना ही मुझे वीज़े में कोई हेल्प की, अपार्ट फ्रॉम के जो उन्होंने मुझे अनकंडीशनल लेटर दे दिया जी जी। कि जी आप आ जाएं यहाँ पर और हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। तो उसमें फिर ये हुआ कि हमारे उस ज़माने में मेरे मामू थे बैंक के अंदर, तो बैंक में, और उनके पास थोड़ी सी सेविंग थी अपनी, वो और कुछ मेरे वाले साहब की सेविंग थी, तो कुछ 12-13 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए होती थी उस ठीक ज़माने है, में, तो वो तकरीबन उन्होंने स्टेटमेंट बनवा दी। ठीक है। तो फिर बाहर चले गए। आप चले गए। ऐसे। वहाँ पे स्टूडेंट जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, तो पहला कारोबार बाहर किया यूके में, वो कैसे किया, कहाँ से पैसे आए उसके? कारोबार तो नहीं, वहाँ जाके शुरू में और जॉब्स की। ठीक है। आपको वहाँ कोई कारोबार जाते साथ ही तो ना मुझे किसी ने वहाँ दिया, और ना ही मैं इस काबिल था जाके, मैं समझता हूँ कि मुझे ठीक कोई है। कारोबार मिलता। मैंने और जॉब्स की छोटी छोटी। वहाँ पर जो मुझे पहली जॉब मिली वो मिली एक साइकिलों की दुकान में। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा जी ये साइकिलें साफ़ करनी है आपने। हाँ। मैंने कहा ठीक है। शुक्र करें साइकिलें साफ करनी थी, पंक्चर नहीं लगवाए उन्होंने। वहाँ पंक्चर लगते नहीं है वैसे, अच्छा। वहाँ पर वो ट्यूब भी चेंज करते हैं, टायर चेंज करते हैं, ठीक वो भी है। किए हैं वैसे मैंने। ठीक है। हाँ, वो भी किए हैं हमने, और वो टायर भी चेंज किए हैं, ट्यूब भी चेंज किए हैं, साइकिलें साफ़ भी की हैं, साइकिलें बनाई हुई हैं। सही है। तो साइकिलों का काफ़ी काम किया वहाँ पर मैंने जब शुरू में था ना। अच्छा। तो उससे ये हुआ कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे जब शुरू में गया तो तकरीबन 2 महीने मैं तकरीबन पाकिस्तान से 1000 पाउंड अपने साथ ले गया था, जो मेरे पास टोटल सा था। ठीक है। ठीक है। तो मैं
शुरू में कोशिश करता रहा कि मुझे जॉब मिल जाए वहाँ पर, और मैंने अपनी सीवी को काफ़ी सर्कुलेट किया जाके, जहाँ लोगों ने मुझे जहाँ बताते थे कि वहाँ चले जाओ, ये कर लो। अच्छा, ठीक मैं है। जा जाके अपनी सीवी को तकसीम करता था और उससे कोई रिस्पॉन्स का इंतज़ार करता था, लेकिन मेरा हाल है हंड्रेड्स ऑफ सीवीज़ बांटने के बावजूद मुझे कभी जवाब नहीं कोई मिला। अच्छा। तो कोई ऐसा यानी कि कोई कॉल नहीं आई कि जिसने कहा हो कि आप आ जाएं और जॉब कर लें आके। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया कि मैं ना एक शॉप पे गया था और वो बाइसिकल शॉप है, तो उनके पास जॉब अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि उसके हाथ मुँह काले होंगे उसके अंदर ना, तो मैं लिहाजा मेरे लिए बड़ा गंदा सा काम है, मैंने नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने कहा कहाँ पे है, उसने मुझे बताया जी फलानी जगह पे है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहता तो आई थिंक आई कुड डू इट, क्योंकि मैं तो क्वाइट डेस्परेट था। ठीक है। और ये मेरे 1000 पाउंड जो मैं लेके गया था ये ख़त्म हो खत्म चुके हुआ थे, है। ये आखिरी दिन था ख़त्म होने का, और उस वीक में रेंट नहीं था मेरे पास देने के लिए। ठीक है। तो मैं वहाँ पर, अच्छा मेरी आदत एक थी शुरू से ही, अभी भी है कि मैं मतलब अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होके जाता था जहाँ पर जाता ठीक था। है। तब भी मैंने सीवी बांधनी होती थी तो मैंने टाई लगाई होती थी, अच्छा। और मैंने कोट शोट पहना होता था, और मैं मतलब पूरे सूट में होता था। ठीक है। तो मैं उस दिन भी उस दुकान पे ना गया, तो मैंने मेरे हाथ में सीवी जिसमें मैं डालता था एक बैग था, वो पकड़ा हुआ है, मैंने सूट पहना हुआ है, मैंने टाई लगाई है, मैंने अपना वाइट शर्ट पहनी हुई है, और मैं उस दुकान के बाहर सुबह, उसने मैं नेट पे चेक कर लिया कि 9 बजे खुलनी है, तो मैं 8:30 पहुँच गया वहाँ पे। ठीक है। अब मैं बाहर वहाँ जाके दुकान के बाहर टहल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं टहल रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि उधर से एक वो बंदा आया काला, और उस बंदे ने ना, एक वॉज अफ्रीकन गाय, तो वो साइकिल पे आया और उसने मुझे देखा है और वो देख के आगे निकल गया। मैंने कहा शायद कोई मतलब पासिंग बाय है, लेकिन फिर थोड़ी देर फिर वो बंदा इधर से आया है और फिर इधर निकल गया। तो वो तकरीबन 4-5 था, उस बंदे को मैंने ना इधर उधर जाते देखा। तो अब 9 बज गए, 9:10 हो गए, 15 मिनट हो गए, दुकान नहीं खुल रही। तो मैं बड़ा परेशान था कि दुकान क्यों नहीं खुल रही। ठीक है। तो ये बंदा शायद आज आना नहीं चाह रहे हैं, क्या चक्कर है। तो थोड़ी बात करना, वही बंदा जो इधर उधर गुजर रहा था ना, वो मेरे पास आ गया। उसने मुझे आके कहा हेलो सर, मैं कहा हेलो। तो कहता है कि मे आई नो के व्हाई आर यू हियर। मैं कहा आई एम हियर फॉर अ जॉब। तो वो बड़ा खुलखुला के हंसा। उसने कहा यार तुम इतने वेल ड्रेस हो गए जॉब के आए हो, मैं समझा को कोई टैक्स इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा आ गया इधर, यहाँ को पुलिस वाला आ गया, यहाँ को सिक्योरिटी वाला आ गया है, तो तुम इतने ओवर ड्रेस क्यों हो गए हो। मैं मुझे नहीं पता था कि किस नेचर क्या होगा, मैं तो अपनी तरफ से इस तरह ही आता हूँ जॉब के लिए, तो क्योंकि मैं अपनी कमिटमेंट शो करना चाहता था कि भाई आई वांट टू डू दिस। सही है। तो उसने बड़ा लाइक किया इस चीज़ को। तो उसने कहा यार इजी हो जाएगा, कोट शूट साइड पे रख दो अपना, अब तुम मेरे साथ आगे साइकिल पहले निकालो, जॉब की बात बाद में करते हैं। तो फिर अच्छा, वो ऑनर था उस वो ओनर था उसका, और वो ओनर आगे जो था ना, सुबह वो दुकान पे खोलना चाह रहा था, और उसने यानी देखा कि कोई टैक्स वाला आ गया, तो इससे बचो। उसने डर गया ना वो इस तरह देख के, तो उसने बेचारे ने दुकान 15-20 मिनट लेट खोली, लेकिन ये कि बाद में मेरी उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी और मैंने अच्छा काम किया वहाँ पे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कामरान साहब कि आपने पिछले दिनों में देख रहा था कि आपने पूरा रोड शो किया है जिसमें आपने ख़वातीन को एक ओपन कॉल दी थी फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और टेक बेस्ड आइडियाज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे थे। तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया आपने? देखें, काम तो हम कई लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि आइडियाज़ यहाँ पाकिस्तान में भी जो हमारा इकोसिस्टम है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें काफ़ी खला है। वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ एजुकेट कर रही हैं लोगों को, जो अकेडमियाँ है यहाँ पर, वो उनको एक सर्टन तरीके से ट्रेन कर रहा है, जिसका मकसद उनको पास कराना है या फेल करना है या उनको एक ग्रेड्स देना है। वो एक्चुअली उनको तैयार नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली, इसके कि मार्केट जो है ना वो क्या है, उसकी इस वक्त ज़रूरियात क्या हैं। इसलिए ही हमारा जब यंग बच्चा यहाँ पर ग्रेजुएट होकर या मास्टर्स करके निकलता है ना, तो वो सोच रहा था अच्छा मैंने अब क्या करना है। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आखिरी दिन आता है कि मैंने क्या करना है। मतलब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में पहले दिन डालना चाहिए था कि उसने करना क्या है इसको फारिग करके। तो हम उसके दिमाग को ओपन छोड़ रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूँ, जब आपके पास अब वो फारिग हो गया आता तो उसको पता ही नहीं होता उस जर्नी के दौरान। तो लिहाजा जब हम इस एंटरप्रेन्योरियल जो फ्रेमवर्क के अंदर आ रहे हैं, तो हम उसको वो सोच देना चाह रहे हैं कि भाई अब आपने ये करना है और इसको करना कैसे है। ठीक है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये चीज़ें यूनिवर्सिटी को अपने मतलब सिलेबस का हिस्सा बनानी चाहिए कि उन बच्चों को शुरू से ही बताएं कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है। तो इसलिए मैं जो हूँ ना इस बारे में ज़्यादा मतलब चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस कल्चर को फ़रोग दिया जाए। वो $100 मिलियन की 100 मिलियन PKR की जो आपने लोगों को आवाज़ दी है, अपनी बात के पीछे लगाया हुआ है आपने, और ख़वातीन आके बिजनेस प्रेजेंट कर रही थी, तो उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, आपके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा? नहीं 3 सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। 3 लोगों से हम काम कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा जी 3 लोगों के साथ काम कर रहे हैं हम। और तो टोटल कितने थे? आप देखें, वो तो हमने एनेबलर्स में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, LCW में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पर हमें आइडियाज़ आए हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो मेच्योरिटी नहीं आइडियाज़ के अंदर। ज़्यादातर आइडियाज़ क्या थे?
ज़्यादातर आइडियाज़ प्रोडक्ट बेस्ड थे। जब हम असल में जो हमने फंड रखा है ना, वो रखा है हमने प्योरली टेक बेस्ड आइडियाज़ के लिए, ठीक है। और वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये हमारी एक नीश है कि जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एज ए सेट की मेरी इंस्पिरेशन यही है कि जो यहाँ की वुमेन हैं वो इस फ्रेमवर्क में ज़्यादा आएँ। पाकिस्तान का जो एंटरप्रेन्योरल फ्रेमवर्क है, उनको अनफॉर्चुनेटली इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं आई जस्ट वांट टू बी द फर्स्ट ड्रॉप इन द ओशन के हम उसके लिए उनके लिए कुछ फंड मुख्तस कर सकें। तो मेनली इंस्पिरेशन तो ये है कि टेक बेस्ड आइडियाज़ एंड वुमेन बेस्ड आइडियाज़ वो ठीक है। उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन वाई ओनली वुमेन, मतलब मेल में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये खाली आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे क्यों जा रहे हैं? मेरा इस पे जो है अपना थोड़ा सा मतलब इमोशनल कह लें, और मेरी अपनी जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है इस इमोशनल चीज़ आपने बता दिया, मैं कहा शायद कोई पर्सनल बाइसनेस है आप मतलब जी जी, नहीं पर्सनल ये है कि मेरी अपनी 3 बेटियां हैं सही। अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी वालदा मेरी बड़ी इंस्पिरेशन है इस बारे में कि उन्होंने हमेशा हेल्प की है अपने अपने लोकल इलाके में औरतों की। तो मैंने हमेशा से देखा है कि जो औरतें हैं उनके मसाइल छोटे होते हैं जी। और वो घर का पूरा प्रोडक्टिव पार्ट बन सकती हैं अगर वो इकोनॉमिकली थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव हैं। Very तो nice। मेरी ये कोशिश है कि औरतों को इकोनॉमिकली एक्टिव किया जाए। वो आज हमारी माएँ बहनें जो घर में बैठी हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा सा घर का एक एक पार्ट बनना चाहिए। जब हम गाड़ी के 2 पहियों की बात करते हैं तो गाड़ी का एक पहिया थोड़ा सा फुसा है यहाँ पर, और एक टायर जो है ना वो काफ़ी तेज़ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या ये फील किया है कि यहाँ पे जो हमारी वुमेन हैं वो काम नहीं करना चाहती एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस? जैसे हम बात करते हैं मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, या यूरोपियन कम्युनिटी है, वहाँ पे तो सारे काम करते हैं, इवन फीमेल्स। यहाँ पे कोई ऐसा रुझान नहीं है। तो वाकई में ये रियल टाइम सिनेरियो है या हमें लगता है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कल्चरल थोड़ा सा ना इसको डायलेमा बन गया है ये चीज़ कि 2-3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर अच्छा औरतें काम कर रही हैं और वही हैं सिर्फ। ठीक है। मसलन यहाँ पर मेडिकल फील्ड में औरतें आपको मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर आपको एजुकेशन फील्ड में औरतें मिलेंगी। ठीक ये है। 2 के अलावा जो हमारा मेन कोई भी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स हैं उसमें बहुत कम आपको लड़कियाँ मिलेंगी जो काम कर रही हैं जाके घरों से बाहर निकल के। ठीक है। फिर ये कि वो अंडर पेड हैं, ठीक और है। उनके अपने मसाइल हैं या ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान ठीक के है। अंदर, उनको आपको पिक एंड ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उस बारे में रिलक्टेंट होते हैं कि इनको जॉब्स दी जाएँ। ठीक है। इसलिए कोई कल्चर जो है ना ऐसा है नहीं है कि जिसके अंदर वुमेन के लिए, अब वुमेन के और मसाइल नहीं है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो बच्चा होता है। हाँ। अब बच्चे के लिए यहाँ क्रैश नहीं होता हाँ। कि जहाँ पर उनका वर्क है वहाँ पर उनका कोई ऐसा बच्चा वो साथ ला सकें, वहाँ छोड़ सकें उसको, और वहाँ पर वो बच्चा को फीड किया जा, जब वो चाहे तो फीड कर ले जाके, और उसका बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको नर्सरी फैसिलिटीज़ उसी जगह पे दे दी जाए। जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी चेंज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर ना, कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन मोर वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं, क्रिएट करें अपने ठीक है। अंदर, ठीक ताकि है। वो औरतों के लिए वेलकमिंग हो। तो ये वेस्ट में मैंने ये देखा है कि वेस्ट ने इसको बड़ा अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया है। वहाँ पर स्कूल है, लेट्स से कि कोई स्कूल है जहाँ ज़्यादातर टीचर्स वुमेन होती हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ही क्रैश या नर्सरी बना ली है जहाँ पर औरत अपना बच्चा साथ लाती है। अगर वो इवन सिर्फ उसको 6 वीक की पेरेंटिंग लीव मिलती है, 6 वीक की, जब उसका बच्चा होता है औरत का, वो आइदर शी कैन टेक इट बिफोर और आफ्टर। सही है। अब वो 6 वीक के बाद जब वो जॉब पे वापस आती है तो उसका बच्चा साथ आता है 6 वीक का। हाँ, हाँ। अब वो वहीं पर रहता है जहाँ पर वो होती है। जब उसे अपना लेक्चर खत्म करना है तो जाकर उस बच्चे को दूध पिलाए, सही है। उसका पैम्पर चेंज करे, दोबारा अपनी क्लास में आ जाए और सही अपने है। पढ़ाए आराम से। तो ये देखें उन्होंने वेस्ट ने एक कल्चर डेवलप कर दिया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। जहाँ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो मतलब बड़ा सराहना चाहिए उनको कि वो दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है। तो अभी आप कह रहे हैं कि कल्चरल फ्रेंडली नहीं है पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, फिर भी आप वुमेन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? दैट्स प्रिसाइजली द रीज़न कि हम यहाँ पर उनको इनकरेज करना चाह रहे हैं कि आप लोग आओ आगे काम करो, और हम उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दें ताकि हम उनको इनकरेज कर सकें। अब यहाँ पर एक तो जॉब सेक्टर है जहाँ मैंने अभी बात की है। सेकेंडली उनका एंटरप्रेन्योरियल फ्रेमवर्क है जहाँ पर लड़कियों को दूसरे मसाइल ये हैं कि वो घर से नहीं निकल सकती उस तरह फ्रीक्वेंटली जैसा लड़के निकल सकते हैं। जी जी। अब वो अपने एक महदूद दायरे कार में उनका जो PR भी होती है वो एक लिमिटेड होती है। तो उसके अंदर वो रहते हुए ना मेरे ख्याल से अगर वो कोई ऐसा काम करें जो कि ऑफलाइन हो और जहाँ उनको जाके फिजिकली प्रेजेंट ना होना पड़े, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि वुमेन अपने दायरे कार में रहते हुए, अपने माहौल में रहते हुए, अपने उस सर्कमस्टांसेस में रहते हुए जहाँ पर उसको ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े, अपने वर्क एंड लाइफ बैलेंस को वो बरकरार रख सके, तो वो अपनी, लेकिन सेम टाइम अपनी सलाहियतों को माशरे को पे बैक कर सके। अच्छा, अब मेरा सवाल जो है ना वो आपने बड़ा तहम्मुल से सुन के उसका जवाब देना है। ये छोटा सवाल नहीं होता, अक्सर लोग इसको एक लेट इट गो।
दुनिया आपकी जो लाइफ है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा आया आपको, और आपने उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया था? चैलेंज जो सबसे बड़ा आया मेरी लाइफ में, सोच के बता दें, कोई बात नहीं है, हम काट देंगे। सोच के बताएं। जो चैलेंज से मुराद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या आई जिसमें आप टूट गए हो और फिर आप उठे हो, वो वक्त कब आया? वो वक्त तब आया था जब मैं यूके में था और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया हुआ था अपना। ठीक है। एंड मेरे पास जो होता है वहाँ बाहर के मुल्कों में एक हमारा बड़ा प्रॉब्लम वीज़ा स्टेटस भी होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मेरे पास वहाँ वीज़ा स्टेटस था, आप HSMP होता था, हाईली है। स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम था एक, उसमें मैं एनरोल्ड था। तो वो मेरा वीज़ा चल रहा था। ठीक और है। हुआ ये कि मुझे उन्होंने कोई होम ऑफिस से लेटर भेजे जो मेरे पिछले एड्रेस के ऊपर गए, मुझे ठीक नहीं है। मिले। ठीक है। और उस वक्त तक मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका था, बिज़नेस स्टार्ट कर चुका था, बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे थे। मैं अपना घर ले चुका था वहाँ पर लंदन के अंदर, पहला घर ले चुका था। तो सडनली मुझे एक दिन आई वाज गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, तो मुझे पता लगा कि वहाँ जाके एयरपोर्ट पे कि मेरा वीज़ा एक्चुअली कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ओह। उन्होंने मुझसे कोई चीज़ें मांगी थी और वो मेरे आप पास प्रोड्यूस नहीं कर पाए मैं क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर आपको पाता, इन्फॉर्मेशन मुझे पता ही नहीं मिली था। थी। ठीक है। एंड दैट वाज लाइक मेरी ज़मीन पूरी पाँव के नीचे से निकल गई। मैंने कहा ये तो, और वह इलीगल उन्होंने मुझे कर दिया। उन्होंने कहा जी आप इलीगल हैं, आप तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यू हैव टू लीव द कंट्री। तो मुझे, और वो आपको पता है यूके का एक लॉ है कि कोई इलीगल हो जाए ना, उसको लीगल वहाँ दोबारा नहीं करते जल्दी कहीं। ओह माय गॉड। वो तो कहते हैं आपके आपको एग्जिट जितने करना भी पड़ेगा, मिलियंस डॉलर्स और सब कुछ पाउंड वही। सब कुछ फिर आपने क्या किया उस बस टाइम? फीलिंग क्या? बीवी बच्चे साथ थे आपके जब आप नहीं, मैं अलोन था, अकेले आप मैं ट्रैवल अकेला कर था, रहे थे? तो अकेला। फिर क्या, आपके तो बीवी बच्चे उधर ही थे, तो बिल्कुल। आप क्या, फिर फीलिंग क्या थी आपकी? फीलिंग ये थी कि बस आंखों के आगे अंधेरा छा गया और समझ आई कि बस अब यहाँ से जहाज पकड़ के पास पाकिस्तान पक्के ही जाना है। हाँ। और मियाँ बीवी जो बैठी है, बच्चे बैठे हैं, इनको पता नहीं क्या अल्लाह ताला इनका क्या करेगा, इनको वापस बुलाऊँ क्या करूँ। तो लेकिन ये कि फिर भी मैंने मतलब ये कि उसको बर्दाश्त किया कि यार इसको ठीक है, अभी ये टाइम आया है ऐसा, लेकिन कुछ हो गया तो कुछ इसका सद्देबाब करना चाहिए, rather than कि मैं इसी की लकीर को पीटता रहूँ। ठीक है। तो फिर मैं वापस आया घर, मैंने आके नहीं, वहां से फिर आप डिपोर्ट हुए? नहीं, मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, मैं डिपोर्ट नहीं हुआ वो, क्योंकि अच्छा, मुझे उन्होंने डिपोर्ट इसलिए नहीं किया वहाँ पर कि मैं अगर डिपोर्ट मैं पाकिस्तान से जा रहा होता ना वहाँ पर, तो मुझे डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दे, क्योंकि मैं यूके में था अभी। ठीक है। तो मैं एग्जिट के वक्त ही ये मुझे पता लग गया कि मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मुझे उन्होंने डिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं अभी वहाँ आया नहीं था, डिपार्चर से डिपोर्ट होता है। ठीक है। अराइवल से मैं अभी सॉरी अराइवल से Arrival से डिपोर्ट, हाँ deport मैं तो डिपार्चर में था। तो मैं अभी वो उस इमिग्रेशन वालों के पास नहीं था जो डिपोर्ट करते हैं, मैं प्री उन्होंने चेक में था। आपकी स्टैंप तो ऐसी की होगी कि जी he is उन्होंने मुझे illegal। लेटर दे दिया, उन्होंने कहा जी अब आपका यहाँ स्टेटस नहीं है, आइदर यू गो एंड रेक्टिफाई दिस थिंग्स, और जो भी है मसाइल में। तो वो दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। फिर आप पाकिस्तान आ गए? नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं आया, मैं यूके ही रहा। नहीं, आपने फिर वो एग्जिट किया ही नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया एग्जिट, मैंने नहीं एग्जिट किया, मैं वापस आ गया था, वहाँ पर वापस चला गया। फिर वो मैंने ये किया कि मैंने उसकी स्ट्रेटजी बनाई फिर आगे तहम्मुल के साथ कि मैं अब क्या करूँ। ठीक है। तो वो ये था कि उन्होंने मुझे प्रॉब्लम ये करनी थी कि अगर, क्योंकि मैं इलीगल हो गया था, तो मेरे अब वहाँ पर राइट ये ख़त्म हो गया था कि मैं अपना दोबारा कोई भी वीज़ा वहाँ कन्वर्ट करवाऊँ। ठीक है। क्योंकि वो फिर इस चीज़ को वहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है। देन मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि मैंने कहा मैं अपनी अब बेगम का वीज़ा लगवाऊंगा। तो फिर मैंने अपनी बेगम को और बच्चों को पाकिस्तान भेजा। ठीक है। और फिर यहाँ भेज के उनका मैंने यहाँ पर वीज़ा लगवाया, पाकिस्तान से कन्वर्ट करवाया HSMP। ठीक है। तो मेरी बेगम 6 महीने पाकिस्तान रही आके, क्योंकि उनका 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ। ओह माय गॉड। वो बड़ा टफ टाइम था हमारे लिए, वो 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, फिर उनका वीज़ा 2 दफ़ा लगने के बाद तीसरी बार लग गया। ठीक है। फिर वो आई, तो फिर मैं उनका डिपेंडेंट वहाँ पर यूके में ही उनका डिपेंडेंट हो गया। ठीक है। तो इस तरह मैंने अपने आप को फिर दोबारा रेगुलराइज किया। अब फिर आपके पास एक लीगल स्टेटस है, आप वहाँ के सिटीजन हैं? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से सिटीज़न हूँ। हाँ तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। तो ये आप समझते हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, मुश्किल? आई थिंक इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, यस। जो आपका बिजनेस डूबा, आपने बताया कि मेरे कुछ बिजनेसेस जो हैं वो फ्लॉप भी हुए, तो उनमें से कोई नोटेबल बिजनेस बताइए, और क्यों, उसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? आपने उस सेटबैक से क्या सीखा? देखें, जो बिजनेसेस डूबे हैं, मैंने बहुत से बिजनेस स्टार्ट किए हैं। मैंने वहाँ पर एक टीवी चैनल भी स्टार्ट किया था यूके के अंदर, और वो टीवी चैनल भी हमारा फ्लॉप हुआ उधर। उसके अलावा मैंने वहाँ पर रिक्रूटमेंट का हमारा बिजनेस था, वो भी फ्लॉप हुआ। ठीक है। दो कि वो शुरू में सही चल रहा था, लेकिन क्योंकि जैसा कोडक
एक बार बड़ी कंपनी हाँ, थी, वो हाँ, तबाह हो गई क्योंकि तबाह। वो मार्केट को कीप अप नहीं कर सकी। सही है। तो थोड़ा सा हम भी फोर्स ही नहीं कर सके तब चीज़ों को कि चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो इसी ठीक तरह है। रिक्रूटमेंट का बिजनेस भी जो था ना वो बहुत डिजिटलाइज हो रहा था, सही है। क्योंकि अब लोगों का पोर्टल्स आ गए थे जहाँ पर वो बैठ के अपने रोटेस को दे सकते थे, और ठीक जो है। कंपनीज उनको रिक्रूटमेंट करती हैं वो वहाँ पर अपनी फिलिंग कर सकती हैं चीज़ों को। सही है। तो हमने उस चीज़ को ग्रास्प नहीं किया। हम अभी भी वो 1 to 1 जो हेड हंटिंग थी उसको देख रहे थे, कर रहे थे चीज़ों को, तो ठीक फिर वो है। बिज़नेस थोड़ा सा पीछे चला गया। तो मेनली यानी कि यही प्रॉब्लम्स आई हैं कि बिजनेसेस के अंदर, कि जहाँ पर हमने चीज़ों को बर वक्त डिसीजंस नहीं किए, और ये एक रिक्रूटमेंट का बिज़नेस फेल हुआ, चैनल का बिज़नेस फेल हुआ। कुछ चैनल भी डिजिटलाइज हो रहे थे, चैनल जा रहे थे सारे ऑनलाइन जा रहे थे, मतलब ये इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा उसका रुझान था कि rather than जो नॉर्मल सैटेलाइट चैनल्स थे। तो हम सैटेलाइट को फोकस कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर रहे थे, लेकिन साथ ही इरा चेंज हो गया, ठीक है। और वो फिर हमने उसको एज क्विकली उसको इसमें चेंज नहीं किया, तो वो भी फेलियर की तरफ चली गई चीज़ें। तो सबसे बड़ा फेलियर की अमाउंट कितनी थी? फेलियर की अमाउंट जो कितना है वो नुकसान चैनल में किया? काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि उसमें आपको हाईवी इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ। वो 30,000 पाउंड पर मंथ उसके चार्जेस थे खाली। ओ, वो कॉन्ट्रैक्ट था अगले 2 साल का, ठीक तो है। वो तकरीबन हमें मिलियन पाउंड जो थे वो तो उसकी सिर्फ फीस ही गई जो हमें देनी पड़नी थी उनको। ठीक है। तो वो दी, फिर उसके अलावा उसके वाइंड अप करते भी बहुत ज़्यादा खर्चे थे। ठीक है। तो अराउंड 2 मिलियन के करीब वो लॉस। अभी कितने बिजनेसेस हैं ये बताएं? अभी मैंने अपने आप यूके में को कितने बिजनेस हैं? मैंने कंसोलिडेट किया है अपने आप को। ठीक है। मैंने कंसोलिडेट इसलिए किया कि मैं अपना टाइम जो है ना पाकिस्तान में और इंग्लैंड में जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह अली बाबा के जो सीईओ जैक मा हैं, वो कहते हैं कि जब आप 45 के हो जाए ना तो उसके बाद आप खुद बिजनेस ना करें, दूसरों को बिजनेस कराएं, इन्वेस्टमेंट और करें। दूसरों के बिजनेस के अंदर यंग लोगों के बिजनेस को सिखाएं और उनके आइडियाज़ को प्रमोट करें। ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी अब नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरल जर्नी ये है कि मैं दूसरों के साथ बिजनेस करूँ, यंग लोगों के साथ बिजनेस करूँ। वो आपके लिए पैसे कमाएं। मैं मेरे से फ़ायदा उठाएं, वो मेरे से हासिल कर सकते हैं मैं करूं, और जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूं। तो इसका मतलब ज़्यादा तो फ़ायदा आप ही लेंगे ना, आप तो एक्सपर्ट है, गुरु है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के बिजनेस को खा जाएंगे आप। नहीं, मैं खाने का नहीं है। हम हर इन्वेस्टर ऐसे ही कहता है। हाँ, अच्छा। नहीं, इसमें ये है ना कि हम ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को लेके चलते हैं ठीक कि है। ऐसी कोई हिडन चीज़ें नहीं होंगी जो उनको सरप्राइजेज हों या मुझे सरप्राइजेज हों। सही है। तो जो भी हमने पैटर्न इसमें फॉलो करना है उसमें उनको क्लियर कर पता होगा कि मैं उसमें कितना हिस्सेदार हूँ, अगर उसमें प्रॉफिट में जाती हैं चीज़ें, और अगर नहीं जाती तो फिर कितना उसका लॉस है और मेरा कितना लॉस है। तो हमें ब्लैक एंड वाइट में जब चीज़ें होती हैं तो आसान होता है आगे चलना। अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की? अभी तक वो मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं आई नहीं, पाकिस्तान वो में? मैंने आपको बताया कि उसमें बिल्कुल अभी ये टाइम आ गया उनमें, उन आइडियाज़ के अंदर, कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के करीब हैं अभी करने के, लेकिन अभी तक फिजिकली इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हुई कि वो ready नहीं है। लोग जो है ना रेडी नहीं है। लोगों की कमिटमेंट्स हाफ कमिटमेंट्स होती हैं, हाफ हार्टेडली करते हैं चीज़ें, हालांकि अच्छे आइडियाज़ होते हैं, हाँ। लेकिन वो अपनी जॉब्स को जो कर रहे हैं उनको छोड़ के, या जो जिस वो चीज़ में बिजी हैं, कोई पढ़ाई के अंदर बिजी है, तो वो उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते। वो खुद उनकी तरफ से डिले है, मेरी तरफ से डिले नहीं है चीज़ें। ठीक है। अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कामरान साहब, ये बताइए, हमारी ऑडियंस को भी बड़ा ज़रूरी है पता होना कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले बिजनेस में आप क्या देखते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं? कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें आप देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि वो टेक है, कि हम वो आइडिया उसमें प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आईटी का हो। आईटी और का हो, कोई ना कोई आइडिया हो। सेकेंडली ये कि उस पर उनकी वर्किंग अपनी कंप्लीट हो, जो भी उसको प्रेजेंट कर रहा है उसके दिमाग में ना खाली हो, वो उसके कंप्यूटर में, उसके पेपर में मौजूद हो अच्छी तरह से, अच्छा, उसमें मार्केट रिसर्च कंप्लीट हो उनकी, उन्होंने अपनी उसके अंदर इतना काम कर लिया हो कि वो आप कंफर्टेबली किसी को बता सकें, क्योंकि वो मुझसे 5-10 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर वो डॉक्यूमेंट मुझे कोई देंगे जो अच्छी तरह एग्जीक्यूटेड है और उनका, तो वो मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा उनके आइडिया को समझने में और प्रोजेक्ट करने में कि ये वाकई आइडिया जो है वो एक डूएबल चीज़ है या नहीं है। ठीक है। जिस तरह मैं मेंटीज़ को अपने ये कहता हूँ कि आप बैठे हैं, सबसे पहले जो पहले पेज पे पहली चीज़ लिखें ना, वो अपनी डेथ डेट लिख लें, खुद अपने मरने का दिन पहले लिख लें, लिख ले। वहाँ से शुरू करें चीज़ें, हाँ, ताकि फिर आपको आसानी रहती है कि मैंने प्लान किस तरह करना है। ये वरना तो बड़ी आपकी अच्छी बात है। तो प्लानिंग जो है ना वो आपकी असल में सबसे आखिर से शुरू होनी चाहिए, शुरू हाँ। आज के दिन से नहीं होनी चाहिए। ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि आपको एंड इन माइंड रखना चाहिए, वो जो स्टीफन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि उनको पहले से जो इसने काम किया हो खुद से, जो क्रिएटर ऑफ द आइडिया है, जो ओनर है, वो खुद भी काम करता है कि नहीं करता, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप अगर बहुत अच्छे आइडिया के साथ आए हैं, उसमें
अगर आपकी वही एक्सपर्टीज है, बैकग्राउंड है, हम्म। तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है। ठीक है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में खुद ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनका मुझे कोई बैकग्राउंड, मतलब मेरा मीडिया का बैकग्राउंड नहीं था, तो वी ठीक है। जस्ट वेंट इनटू मीडिया। उसमें आपका खुद होना उस शोबे से ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये कि आप कितने अच्छे मैनेजर हैं, आप कितने अच्छे उसको मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ों ठीक है, को, उसको ठीक है। एडमिन को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, ठीक दिस है। इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको वो पढ़ा हुआ आपने पहले जाकर पीएचडी करनी है तो फिर उसके बाद ही कारोबार करना है, ऐसा नहीं है ठीक ज़रूरी। है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो इल्म किसी एक चीज़ की मिराज नहीं है कि वो एक बंदे ने एक चीज़ का इल्म हासिल करना है, एक जनरल इल्म है। हाँ। आप जो मर्जी दिल चाहे, जो मर्जी पढ़ना चाहें, जो मर्जी करना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है। इल्म, तो इसका मतलब नॉलेज आपको फील्ड का होना चाहिए, प्लस आप जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, और आपने काम किया हो, फिर मेरे सामने आके बैठे एवं नहीं पैसे मांगे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कितने पैसे देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं? मेरे पास जो इस वक्त फंड है, अब वो तकरीबन 100 मिलियन रुपीज़ का है, ठीक है। और very हम nice। ये हमने पाकिस्तान में सेट करके रख दिया है, पड़ा हुआ है है। लोगों के लिए, इज़ रेडी देयर टू टेक। ठीक है। So anyone come up, we can invest even in one idea, we can invest in all, क्योंकि अगर इतना बड़ा आइडिया है कि उसमें वाकई इतनी गुंजाइश मौजूद है और तो उसमें वाकई आप- मार्केट उसमें इतनी है कि जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वी कैन डू दैट। टेक्नोलॉजी में भी कोई स्पेसिफिकेशंस हैं आपकी कि बस टेक हो, चाहे एग्री टेक हो, चाहे फिन टेक हो, चाहे प्रॉप टेक हो, कोई भी हो, बट टेक होना चाहिए भाई? अगेन एज ए सेड कि अगर सबसे मेरी जो प्रेफरेंस होगी कि बच्चे जिस चीज़ को फोकस करें ना, उनकी जो क्लाइंटेज है वो पाकिस्तानी ना हो। ठीक है। अगर क्लाइंटेज पाकिस्तानी नहीं होगी तो उनको फ़ायदा ये होगा कि उनके जो पैसे रेवेन्यू होगा ना, वो डॉलर्स में, पाउंड्स में, अच्छा, यूरोज़ अच्छा, में अच्छा। होगा। ठीक ठीक। तो उससे उनको थोड़े बहुत भी जो पैसे आएंगे ना, वो उनको काफ़ी ज़्यादा सहारा देंगे। हाँ। तो लिहाजा पहले हम ये करते हैं ना कि अगर पाकिस्तान की, मतलब यहाँ की मार्केट को जब देखते हैं ना, तो यहाँ तो हमें रुपयों में पैसे मिलने हैं जी। और खर्चा भी रुपयों में ही होना है। जी। तो फिर बच्चे, क्योंकि रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होता शुरू में, तो डिसहार्टेड भी हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरी एडवाइस इनिशियली ये होती है कि आप अपनी जो ऑडियंस है ना, जो अपना क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको आप इंटरनेशनल को फोकस करें ताकि आप डिसहार्ड ना हो जल्दी। हाँ, फिर वहाँ से जो आइडिया जो मेच्योरिटी की तरफ जाए, फिर आप पाकिस्तान में भी ले आओ, ठीक तो है। ठीक है, एक अच्छी बात है। लेकिन ये मेरी प्रेफरेंस है कि वो बाहर की ऑडियंस को देखें। आप यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, कैमरा में देख के आप बताएं कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपनी ज़िंदगी को ये ना समझें कि ये एक लंबी लंबी जंपें हैं, ये एक जिस तरह आप एक जगह पे खड़े हैं और ये फटाफट ही आप आसमानों में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक दिन ज़िंदगी का गुजारना पड़ेगा, स्टेप वाइज, 1 2 3 4 5 6 7। सक्सेस इसी तरह ही आएगी, कंसिस्टेंसी के साथ आएगी, एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आज रात को सोएंगे, सुबह आप बिजनेसमैन भी बन चुके होंगे, आप अमीर भी हो चुके होंगे, आपके पास सारे कुछ आ चुका होगा, सारी दुनिया का नॉलेज भी आ चुका होगा। तो ये एक मुसलसल अमल का नाम है। आप उस अमल को रोके ना, आपने बस ये करना है कि आपने चलते रहना है। वो जो बता चलता रहेगा, वो कामयाबी के दरवाजे को दस्तक दे देगा जाके, और जो नहीं चलेगा, रास्ते में रुक जाएगा और फिर सुस्त पड़ जाएगा, वो फिर क्या होगा कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा अपनी एयरलाइन। आपकी अल्टीमेट एडवाइस ये है कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। यस, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि हमारे लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।